हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 1। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम में सबसे पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम लेवेसियर ने दिया था। लेवेसियर नाम के वैज्ञानिक थे। उसके बाद इसका परीक्षण किया था लेडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद इस नियम को देखते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार ना तो किसी द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही किसी द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मानते हैं पहले Mg प्लस O2 गिवन MgO। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं Mg है प्लस O2 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? MgO दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर Mg का एक अणु है और ऑक्सीजन का 2 अणु है, और यहाँ पर एक Mg का एक अणु है और ऑक्सीजन का एक ही अणु है। तो इस प्रकार से अपक्रिया क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो अपक्रिया में क्या कहा गया है? ना तो किसी द्रव्यमान को उत्पन्न किया जाएगा, ना ही किसी को नष्ट किया जाएगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। यहाँ पर क्या होगा? देखो, जो Mg है ये अलग अणु है और O2 क्या है? अलग अणु है, लेकिन ये के दोनों को क्या यहाँ पर हुआ है? मिला दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Mg प्लस O2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Mg, यहाँ पर हो जाएगा 2MgO। तो यहाँ पर Mg के 2 अणु हो जाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन के 2 अणु। तो यहाँ पर भी Mg के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु हो जाएंगे। तो इस प्रकार की कौन सी अपक्रिया होती है? इस प्रकार की अपक्रिया होती है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद एक अपक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो है H2 प्लस Cl2, उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा? 2HCl, H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा? एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो क्लोरीन का द्रव्यमान होता है, क्रमांक होता है 17, उसके बाद इसका द्रव्यमान हो 17.5 है। तो ये क्या हो जाएगा? 17.5 से 17 दूना 34, उसके बाद 0.5 दशमलव मिल क्या बन जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो 35 2 क्या हो जाएंगे? बराबर 37। तो यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, 2 परमाणु क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, प्लस 17। 2 एकन्नम 2, 17 दूना 17.5 होता है इसका। तो 2 एकन्नम 2 प्लस 17 दूना 34, 34.5 बराबर हो जाएगा 35। 35 बराबर 37। 35 2 क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान 37 और यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान क्या है? 37 है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, निश्चित अनुपात का नियम देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद निश्चित अनुपात का नियम देखते हैं, शुरू करते हैं। इस नियम में क्या होता है? इस नियम के अनुसार होता ये है कि जो यौगिक होता है उसमें उसका अनुपात परमाणु भार के अनुसार समान रहता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना किया जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है, इस नियम के अनुसार यौगिकों में उपस्थित परमाणु भार के अनुसार अनुपात समान रहता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना किया जाए। उदाहरण के लिए आप लोग ले सकते हैं क्या? उदाहरण में आप लोग ले सकते हैं जल भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी यौगिक ले सकते हैं। उसमें अनुपात क्या होगा? समान रहेगा। जैसे आप लोग पानी ले लें, किसी भी फ्रिज का पानी ले लें, चाहे किसी नाली का पानी ले लें, इंडिया का पानी ले लें, पाकिस्तान का पानी ले लें, उसके बाद इंग्लैंड का पानी ले लें, जापान से पानी लेकर आए,
अपने घर का पानी लेते हैं, तो आप चाहे जहाँ से जल लेके आएंगे उसमें उसका अनुपात होगा H2O। कौन सा अनुपात रहेगा? H2O। H2O क्या हो जाएगा? 2 परमाणु हो जाएंगे, 1 2 में 2 हो जाएगा 2। उसके बाद ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16। परमाणु क्रमांक काट तो परमाणु भर 16। इसका अनुपात काट देंगे, 2 का 9 2 8 16, तो 1:8 आ जाएगा। तो आप जल को चाहे किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त कर लें, उसका अनुपात क्या आएगा? 1:8। अब इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नियम। गुणित अनुपात के नियम में क्या है बच्चों? गुणित के अनुपात के नियम में है, इसमें समझने वाली बात है, अभी तक जो 2 रिएक्शन थे बहुत इजी थे, लेकिन यहाँ से अब आप लोग को अपना दिमाग लगाना शुरू करना पड़ेगा। इस नियम में क्या होता है, जब 2 तत्व क्या होते हैं, 2 पदार्थ या 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो 2 तत्व होंगे उसमें एक तत्व तो फिक्स रहेगा, और जब दूसरा तत्व रहेगा वो उससे क्रिया करेगा, तो जो तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करेगा वह खुद से सरल अनुपात में होगा। जैसे उदाहरण समझोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें क्या होता है, दिया जाता है किसी पदार्थ को, मान लो किसी को दिया गया, तुम जाओ और एक से अधिक यौगिक का निर्माण करके लाओ। एक यौगिक नहीं, एक से अधिक यौगिक का। मान लो यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ पर है ऑक्सीजन। इनको कहा गया जाओ और तुम एक से अधिक यौगिक को बना के लाओ। ये गए, ये बना के लाए, पहला यौगिक मान लो हो गया H2O, और उसके बाद कहा गया एक यौगिक और बना के लाओ। यहाँ पर हो गए H2 और O2, और मान लो कह दिया गया तुम एक और यौगिक का निर्माण करके लाओ। यहाँ पर बन गया H2O3। तो H और O ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया, एक से अधिक यानी 3 यौगिक बना के लाए। क्या बना के लाए? 3 यौगिक। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हाइड्रोजन कितना भाग में रहेगा? 2 ही अनुपात में रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये अलग अलग फॉर्म में रहेगा। क्या होगा? ये अलग अलग फॉर्म में रहेगा। तब इसको क्या कर दिया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑब्जर्व किया जाएगा। ये इसमें दिया गया है एक तत्व जो दूसरे पदार्थ के निश्चित अनुपात से क्रिया करता है। तो एक तत्व कौन है? वो एक तत्व है ऑक्सीजन, और निश्चित अनुपात से क्रिया किससे करता है? हाइड्रोजन से। तो वह क्या होता है, जो क्रिया करता है यानी कौन? ऑक्सीजन, वह खुद में सरल अनुपात में होता है। कैसे सरल अनुपात में होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन मान लो, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2, इसका परमाणु भार 2, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16। इसका परमाणु भार ये तो निश्चित है, हो जाएगा 16 दूने 32। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा 2, और ये क्या हो जाएगा 16 3 में 48। अब ये तो क्या है, एक फिक्स फॉर्म में है, इसको छोड़ देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको हम लोग। ये क्या है 16:32:48। तो 16 1 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 1:2:3। यहाँ पर क्या कह रहा है, जब एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित अनुपात से क्रिया करता है, एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित अनुपात से क्रिया करता है, वह खुद में क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। समझ में आया? और दूसरा उदाहरण लोग देख लेते हैं। एक उदाहरण से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर दूसरा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं N2O, N2O2 और N2O3। यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन को कहा गया तुम जाओ और एक से अधिक यौगिक बना के लाओ। तो यहाँ पर 3 यौगिक बना के लाया है कौन? नाइट्रोजन।
तो N2O क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, ये निश्चित है। क्या कह रहा है हमारा मतलब हमारी परिभाषा कह रही है जब एक तत्व दूसरे तत्व के निश्चित अनुपात से क्रिया करता है। तो एक तत्व कौन है, हमारा ऑक्सीजन, निश्चित में कौन है, हमारा नाइट्रोजन। तो एक तत्व जो दूसरे तत्व के निश्चित अनुपात से क्रिया करता है वह खुद में सरल अनुपात में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन का 7, 7 दूनी में 14, 7 हो जाएगा परमाणु क्रमांक और 14 हो जाएगा इसका परमाणु भार। 14 14 14 वायलेंस वायलेंस वायलेंस। इसका अनुपात देखते हैं हम, इसका अनुपात 16, इसका अनुपात 32, इसका अनुपात 48। 16 कन्ने 16, 16 दूना 32, 16 3 में 48, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ये क्या है, खुद में सरल अनुपात में है। किसमें है दोस्तों, सरल अनुपात में है। इसको चाहे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं। अब हम लोग चौथा नियम देखने वाले हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या देखना है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लिखने में फ्रेंड्स टाइम जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं। इस नियम में क्या होता है, इस नियम में जो एक तत्व और दो तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया करता है, किसी निश्चित तीसरे तत्व से क्रिया करता है, तीसरे तत्व से क्रिया करता है, वह खुद में वही तत्व होते हैं, वही तत्व के अनुपात होते हैं अथवा सरल अनुपात में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो क्या है, यहाँ पर दो तत्व लेते हैं। क्या लेते हैं, दो तत्व लेते हैं। एक तत्व हो गया हमारा, इसमें मान लो हम ले रहे हैं कार्बन को, क्या कर देंगे, एक जगह फिक्स कर देंगे। कार्बन को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ले लेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पर ले लेंगे ऑक्सीजन को। इनको क्या करेंगे, पहले आपस में क्रिया कराएंगे। क्या करेंगे, पहले इनको खुद में क्रिया कराएंगे। एक बार कार्बन का हाइड्रोजन से और एक बार कार्बन का ऑक्सीजन से कराएंगे। तो पहले हम लोग परिभाषा नहीं देखेंगे, पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन से क्रिया करके बना लिया मान लो CH4, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लिया CO2। तो इनका हम देखते हैं, कार्बन का हो जाएगा 7 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 7 में 14, 7 7 7, और इसका क्या हो जाएगा 4 का नाम 4। कार्बन का 7, कार्बन का हो जाएगा 6, 6 दूनी में 12 अनुपात 4, और यहाँ पर 12 अनुपात 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 16 दूने 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को जब क्रिया कराएंगे तो इनमें तो कार्बन फिक्स है, कार्बन क्या है, फिक्स है। तो इसमें फिक्स क्या नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है।
ये दोनों क्या है, अलग अलग तत्व हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इनका अनुपात चेक करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनका अनुपात चेक करेंगे। तो कार्बन का अनुपात हाइड्रोजन का अनुपात है 4 और इसका अनुपात है 32। तो 4 और 32 क्या होगा, 4 अनुपात 32। तो इनको आपस में चेक करते हैं कितने अनुपात में आते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, इनका अनुपात आ रहा है 1:8। पहले इन दोनों को, कार्बन को एक जगह फिक्स कर देंगे, फिर समझ लेते हैं। कार्बन को फिक्स कर देंगे, उसके बाद एक बार हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, एक बार ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर आ रहा है 12:4 और ऑक्सीजन और कार्बन का रिएक्शन कराने पर आ रहा है 12:32। तो इनमें जो कार्बन कार्बन फिक्स है, मान लो इसको कॉमन ले लिया, इसका कोई मतलब नहीं। हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का आया है यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन का भार आया है 32। इनको आपस में अनुपात चेक करने पर कितना आ रहा है, 1:8। जब इनका 1:8 आ जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया जाएगा और इनको कहा जाएगा कि जाओ तुम आपस में क्रिया करो, हम देखेंगे तुम्हारा अनुपात क्या है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके बना लेते हैं H2O। इनका अनुपात देखते कितना है, हाइड्रोजन का अनुपात 1 भार 1, तो 1 2 में 2 और 2:16। तो 2 कमा 2 अट्ठे 16। तो इनका भी अनुपात कितना आएगा फ्रेंड, इनका भी अनुपात आएगा 1:8। तो यहाँ पर जो ये दोनों क्रिया करके इनका आपस में अनुपात देख लिए, और जब इनका आपस में क्रिया करने लिए तो इसका भी अनुपात देख लिए। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम आएगा 1:8। तो परिभाषा हमारी यही कहती है, इस नियम में जो एक तत्व और एक तत्व किसी निश्चित तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं। निश्चित तीसरा तत्व कौन है, ये कार्बन है। क्रिया करता है वह खुद वही तत्व के अनुपात होते हैं अथवा सरल अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, वही तत्व का अनुपात आ गया 1:8। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जो कुछ समझ नहीं आया